हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग मध्यकालीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे हैं और खिलजी वंश में जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन तथा अलाउद्दीन के द्वारा किए गए सिंहासनारोहण उसका तथा उसके कार्यों आदि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उसके द्वारा जो साम्राज्यवादी नीति थी, जो साम्राज्य का विस्तार था, जो राज्यों की विजय थी, वो एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, तो उसको एक अलग वीडियो से हम उसमें ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक हम प्रयास करेंगे कि हमारी वीडियो बहुत लंबी न हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार था उसे जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों के विजय करने का अभियान प्रारंभ किया और उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारतीय राज्यों की कई राज्यों का उसने विजय प्राप्त किया था। और दक्षिण भारतीय राज्यों में विजय प्राप्त करने का श्रेय जो है अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो विस्तारवादी नीति, जो साम्राज्यवादी नीति थी, जो उसका साम्राज्य विस्तार था, राज्यों की विजय जो थी, उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहला होता है उत्तर भारत का विजय अभियान और दूसरी होती है दक्षिण भारत की विजय अभियान। यानी कि संपूर्ण भारत की जो राज्य थे वो उत्तर भारत में थे और कुछ दक्षिण भारत में थे। तो दक्षिण भारत के राज्यों का विस्तार या विजय तथा उत्तर भारतीय राज्यों की विजय, ये दो रूपों में हम देखते हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पर भी दो रूपों में लिखा है, यहाँ उत्तर भारतीय राज्यों की विजय है और यहाँ दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय है। तो सबसे पहले हम उत्तर भारतीय राज्यों की विजय को देखते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में जो प्रमुख राज्य हुआ करते थे वह मुख्य थे गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, मालवा, जैसलमेर, ये सब थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो और भी छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन जो हमारे कंपटीशन की दृष्टि से क्वेश्चन उठाया जाता है, जिन राज्यों के शासक महत्वपूर्ण थे, जो राज्य बड़े थे, जो धन संपदा में संपन्न थे राज्य थे, तो उन्हीं राज्यों से क्वेश्चन उठाया जाता है और उसी को डीपली कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना हमें जरूरी है। तो पहला राज्य जो था, हम इसका अध्ययन करते हैं गुजरात। गुजरात जो राज्य था वह दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंशी सुल्तान थे वहाँ से भी ये चर्चित हुआ करता था। गुजरात पर गुलाम वंशी शासकों ने भी आक्रमण किया था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो उस समय गुजरात बहुत ही धन संपदा से परिपूर्ण एक विशाल, एक विस्तृत राज्य हुआ करता था और गुजरात की विजय किए हुए बिना विजय प्राप्त किए अलाउद्दीन को अपने साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने सबसे पहले ही गुजरात, जो बहुत ही संपन्न राज्य हुआ करता था और यहाँ के जो शासक थे राय कर्णदेव, जो बघेल वंशी शासक हुआ करते थे, इनके राज्य पर उसने आक्रमण किया। यानी कि गुजरात राज्य पर उसने 1297-98 ईस्वी में अपना अभियान जारी किया। और यहाँ के शासक, ये पूछा जाता बार बार क्वेश्चन, शासक कौन था, तो यहाँ के जो शासक थे वो राय कर्णदेव थे और उनका जो वंश था वह बघेल वंश था। और एक चीज़ और थी कि गुजरात की राजधानी कहाँ थी, तो उस समय गुजरात की राजधानी अन्निलवाड़ा हुआ करती थी। अन्निलवाड़ा हुआ करती थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, निकलते हैं कि गुजरात का शासक कौन था, तो राय कर्णदेव थे। और किस वंश का शासन था, तो बघेल वंश का। और यहाँ की राजधानी क्या थी, तो अन्निलवाड़ा थी। और लास्ट में दोनों शासकों अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की सेना तथा राय कर्णदेव दोनों की सेना में काफ़ी लंबे दिनों से संघर्ष चला, क्योंकि अलाउद्दीन बहुत सारे राज्यों के विजय अभियानों में व्यस्त था और वह अपने दो तीन जो योग्य सेनापति थे उसके, चाहे वो नुसरत खां हो, उलूग खां हो, ये अभी तक गुजरात अभियान के समय तक उसके दो बड़े महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करते थे, जो नुसरत खां और उलूग खां। तो इन्हीं लोगों को उसने एक विशाल सेना के साथ गुजरात अभियान के लिए भेजा था। लेकिन प्रारंभ में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक लंबे समय पर संघर्ष करते करते इन्हीं दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में उसने गुजरात विजय को पूर्ण किया। और गुजरात विजय पर प्राप्त करने के उपरांत वह उसकी जो रानी थी, यानी कि राय कर्णदेव, एक लंबे युद्ध चला राय कर्णदेव और अलाउद्दीन की सेना के बीच। और अंत में राय कर्णदेव पराजित होता है और यह अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है। तो इस प्रकार राय कर्णदेव पराजित होकर के अपनी जान बचाने के लिए ये भाग करके देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण प्राप्त कर लेता है। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन की खिलजी की सेना के द्वारा राय कर्णदेव की जो पत्नी होती है कमला देवी को अलाउद्दीन
के सामने लाया जाता है, यानी कि कमला देवी को अलाउद्दीन के सैनिकों के द्वारा बंदी बना करके पकड़ करके दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली में ले जा करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी पत्नी अर्थात कमला देवी से अपना स्वयं का विवाह कर लेता है और उसे अपनी महत्वपूर्ण रानी अर्थात मलिका ये जहाँ की उपाधि दे करके अपनी पटरानी बना लेता है, अपनी रानी बना लेता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इस विजय अभियान में अलाउद्दीन को विजय दिलाने में जो प्रमुख श्रेय था वह उलुग खां और नुसरत खां का था, क्योंकि इन्हीं दोनों ने नेतृत्व करके योग्य सेनापतित्व का प्रदर्शन करते हुए गुजरात विजय दिलाई थी। और गुजरात विजय से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होता है कि अभी तक मलिक काफूर नामक एक योग्य सेनापति का आगाज़ नहीं हुआ था अलाउद्दीन की सेना में, और इसी गुजरात विजय से ही 1000 दिनारी या 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर, जो नुसरत खां नाम से एक हिंदू हिजड़ा हुआ करता था। कभी कभी इसके मूल नाम को भी पूछा गया है कि मलिक काफूर का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम नुसरत खां था, जो एक हिंदू हिजड़ा था जो इस्लाम धर्म को ग्रहण करके आगे मलिक काफूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और चूँकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था गुजरात विजय के समय, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा गया। तो ये गुजरात विजय से लेकर के ये इम्पोर्टेंट एवं ऑब्जेक्टिव तथा तथ्यात्मक क्वेश्चंस निकल रहा है। इसकी महत्वपूर्ण थीम ये है कि राय कर्णदेव जो बघेली वंशी शासक थे वह जान बचा करके भाग करके देवगिरी के शासक के यहाँ शरण ले लेते हैं और इनकी पत्नी कमला देवी को दिल्ली ले जा करके अलाउद्दीन खिलजी इनसे विवाह करके मलिका जहाँ की उपाधि दे देता है, तथा मलिक काफूर को इसी गुजरात विजय के दौरान ही लाया गया था खरीद करके। अब हम देखते हैं दूसरा जो राज्य था, दूसरा राज्य था रणथंभौर विजय, यानी रणथंभौर। ये जैसा कि देखने से लिखता जो राजपूतों के छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उसी में रणथंभौर एक महत्वपूर्ण राजपूतों के राज्य हुआ करते थे। और यहाँ का जो शासक था राणा हमीर देव, यह चौहान वंशी, यानी कि वही चौहान वंश जिसमें पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था और वहीं से इस्लामिक सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। तो वही वंश है चौहान वंशी शासक राणा हमीर देव का शासन हुआ करता था। कहाँ पर? रणथंभौर में। और रणथंभौर विजय राजपूतों के जो अधीन था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने अलाउद्दीन ने ऐसा मन बनाया, क्योंकि रणथंभौर होकर के ही गुजरात जाना था। तो गुजरात विजय के समय रणथंभौर के सुल्तान रणथंभौर के शासक थे यानी राणा हमीर देव से अलाउद्दीन खिलजी का कुछ विद्रोहात्मक बातें हुई थी, उनका सपोर्ट नहीं मिला था, अलाउद्दीन की सेना को जाने से रोका गया था। इसलिए गुजरात विजय करने के उपरांत ही इसने रणथंभौर विजय करने का पूरी तरह से योजना बनाई। और यहाँ पर अब इसके 3 योग्य सेनापति हो गए, एक उलुग खां था, दूसरा नुसरत खां था और तीसरा मलिक काफूर जैसा योग्य सेनापति इसकी सेना में यानी अलाउद्दीन की सेना में रहते हैं। और आगे चल करके अब हमीर देव का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था रणमल। ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि राणा हमीर देव का जो मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था रणमल, उसी ने विश्वासघात कर दिया और अलाउद्दीन की सेना का रणथंभौर के किले पर कब्जा हो गया। और रणथंभौर के जो शासक थे राणा हमीर देव, यह युद्ध करते हुए बंदी बना लिए जाते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी जो पटरानी थी रंगा देवी, यह नेतृत्व करते हुए महिलाओं के साथ जौहर व्रत का पालन किया था, यानी कि जौहर व्रत का पालन करते हुए यह भी अपनी जान दे देती है। इस प्रकार रणथंभौर का जो किला था, रणथंभौर का जो राजपूताना राज्य था, उस पर भी अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तीसरा जो राज्य था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो इतिहास में बहुत ही चर्चित है, जिसे कहा जाता है चित्तौड़ विजय। तो चित्तौड़ क्या थी? चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। वास्तव में जो राज्य हुआ करता था वह मेवाड़ था और मेवाड़ में ही उसकी जो राजधानी हुआ करती थी उसे ही चित्तौड़ कहा जाता था। और यहाँ एक वंश हुआ करता था गहलोत वंश। जैसे रणथंभौर में चौहान वंशी शासक था, उसी तरह चित्तौड़ में गहलोत वंशी शासक राणा रतन सिंह था, जो बहुत ही चर्चित हुए थे। राणा रतन सिंह को बार बार चर्चा में नाम आता है, चूँकि ये गहलोत वंश से थे। और राणा रतन सिंह की जो एक पत्नी थी उनका नाम था रानी पद्मिनी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, उनकी सुंदरता के लिए, वह अपनी सुंदरता के लिए भी बहुत जानी जाती हैं। और कहा जाता है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता से इतना प्रभावित था, उसकी सुंदरता के बारे में इतना सुना हुआ था कि रानी पद्मिनी को वह दर्शन करना चाहता था, रानी पद्मिनी को देखना चाहता था। यहाँ तक ये कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करना भी चाहता था।
तो यहाँ राणा रतन सिंह गहलोत वंशी शासक और रानी पद्मिनी यहाँ चर्चित हैं। और इन सारी चीज़ों की जो व्याख्यान प्राप्त होता है, यानी कि रानी पद्मिनी से संबंधित जो ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान है अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, और रानी पद्मिनी की सौंदर्यता का जो व्याख्यान है वह एक साहित्यकार हैं हिंदी भाषा के जिनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने अपने ग्रंथ पद्मावत में रानी को प्राप्त करना था, रानी पद्मिनी की सुंदरता तथा रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्राप्त करने की परियोजना के बारे में काफ़ी वर्णन किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी विद्वान जो है वे कहते हैं कि चित्तौड़, चूँकि चित्तौड़ या मेवाड़ राजपूतों का एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, और सभी जब तक रणथंभौर चित्तौड़ को नहीं जीता जाता तब तक उत्तर भारतीय राज्यों की विजय पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने धन संपदा को प्राप्त करने तथा संपूर्ण राजपूताना क्षेत्रों पर अपने कब्जे को बनाए रखने के, अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और अंत में काफ़ी दिनों तक संघर्ष चलता है। 1303 ईस्वी में अंत में राणा रतन सिंह को ये बंदी बना लेता है। कुछ विद्वानों के अनुसार राणा रतन सिंह युद्धभूमि में इससे लड़ते हुए मारे जाते हैं, और रानी पद्मिनी अपने साथी स्त्रियों के साथ जौहर व्रत का पालन करती है। और आगे चल कर के इसने जो है चित्तौड़ का या मेवाड़ का नाम बदल करके अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसने खिजराबाद कर दिया। तो इस प्रकार ये उत्तर भारतीय राज्यों में गुजरात विजय, रणथंभौर विजय तथा चित्तौड़ विजय अर्थात मेवाड़ विजय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद भी कई और छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें एक प्रमुख था जालौर। जालौर भी राजपूताना क्षेत्रों में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, और 1304 ईस्वी में कृष्णदेव तृतीय यहाँ का चौहान वंशी शासक था। यानी कि जो चौहान वंशी शासक थे वह छोटे छोटे राज्यों में अपना शासन संचालन कर रहे थे। उसी में से जालौर का भी जो शासक था वह कृष्णदेव तृतीय था, जो चौहान वंशी था। और 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा इस पर भी अभियान किया जाता, आक्रमण किया जाता, और एक संघर्ष के बाद कृष्णदेव तृतीय पराजित होता है और जालौर को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट होता है मालवा विजय। मालवा जो था वह गुजरात के पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में स्थित था, और मालवा में जो शासक थे वह महलक देव थे। तो इस प्रकार 1305 ईस्वी में अपने उत्तर भारतीय अभियानों के तहत अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा मालवा को भी हस्तगत कर लिया जाता है। मालवा पर भी दिल्ली सल्तनत अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य में उसे यानी कि मालवा में शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार उत्तर भारतीय राज्यों में गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मेवाड़ विजय, जालौर विजय तथा मालवा विजय महत्वपूर्ण थी। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय कौन सी थी। अभी तक जो भी सल्तनतकालीन शासक हुए थे वह उत्तर भारतीय राज्यों तक ही सीमित थे, लेकिन सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का श्रीगणेश करने वाले जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन उसमें भी दक्षिण भारतीय राज्य की विजय का जो श्रेय प्राप्त होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी उसने भी अपने भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को ही दक्षिण भारतीय था देवगिरी विजय करने के लिए उसने भेजा था। तो वही देवगिरी था जिस देवगिरी की विजय प्राप्त करने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ढेर सारे धन संपदा को प्राप्त किया था, और ढेर सारी धन संपदा के साथ जलालुद्दीन खिलजी से मिलने की उसने एक जलालुद्दीन खिलजी से मिलने की योजना बनाई तथा उसकी हत्या का पूरी तरह से उसने षड्यंत्र रचा, और जिसमें वह सफल हुआ और स्वयं सिंहासन को प्राप्त किया। तो वही देवगिरी राज्य है। अब उसी देवगिरी राज्य पर एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी अपने कार्यकाल में 1307-8 ईस्वी में देवगिरी पर उसने आक्रमण किया, और इसमें देवगिरी के जो शासक थे वही रामचंद्र देव और इसका पुत्र शंकर देव। बहुत ही दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत संपन्न, बहुत विशाल, बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था देवगिरी। और देवगिरी को चूँकि एक बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया था, इसलिए पुनः एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान को किया। और अब दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का जो योजना थी उसको कार्यान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी इसने मलिक काफूर को प्रदान की थी। यानी कि मलिक काफूर को ही दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहले रामचंद्र देव, इसके पुत्र शंकर देव की दोनों लोगों की सम्मिलित सेनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया, और इस युद्ध में भी मलिक काफूर, नुसरत खां तथा उलुग खां जैसे योग्य सेनापति एवं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं
इस युद्ध को करते हुए रामचंद्र देव को पराजित करते हैं और उसकी जो पुत्री है देवल देवी वह दिल्ली भेजी जाती है और दिल्ली में ले जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने देवल देवी से अपने पुत्र खिज्र खां का विवाह कर दिया। तो इस प्रकार रामचंद्र देव तथा उसका पुत्र शंकर देव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं तथा भविष्य में कर देना स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार देवगिरी भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है और ये उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और प्रतिवर्ष भू राजस्व कर के रूप में खिलजी साम्राज्य खिलजी वंश अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को देना स्वीकार करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा राज्य था दक्षिण भारत का वह था तेलंगाना। तेलंगाना को वारंगल के नाम से भी जाना जाता है और तेलंगाना तथा वारंगल राज्य पर इसने 1309-10 ईस्वी में अपना अभियान प्रारंभ किया था और यहाँ का जो शासक था वह प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना जो आज एक राज्य बन गया है वह कभी आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, तो उसी तेलंगाना राज्य में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का शासन था और एक लंबे संघर्ष चला यहाँ पर भी, चूँकि 1309 से 1310 ईस्वी का समय लगा तेलंगाना विजय के लिए वारंगल विजय अभियान में। तो एक लंबा संघर्ष चलने के उपरांत लास्ट में यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक मूर्ति बनवा करके मूर्ति में एक हीरा पहना करके एक माला पहना करके जिसे कोहिनूर हीरा कहा जाता है कि शायद वही कोहिनूर हीरा आगे चल कर के भारतीय इतिहास में कई शासकों के हाथों तक घूमता है, शाहजहाँ तक भी आता है और लास्ट में ब्रिटिश साम्राज्य के समय यह ब्रिटिश महारानी के ताज में पहुंचा दिया जाता है। तो वही कोहिनूर हीरा वह यहीं से तेलंगाना से प्राप्त करता है और ये प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो था वह अपनी मूर्ति बनवा करके उसमें एक माला डाल करके मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत करवाता है और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और इसी समय मलिक काफूर को यह कोहिनूर हीरा इसको पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है। तो ये तेलंगाना या वारंगल विजय थी। अब हम देखते हैं अगली होयसल या द्वार समुद्र। ये 1310 ईस्वी में होयसल जो दक्षिण भारत में एकदम से राज्य था यह है द्वार समुद्र और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी हलेबीड थी, यानी कि जो कर्नाटक का क्षेत्र हुआ करता था उसी तरफ द्वार समुद्र या होयसल राज्य हुआ करता था और यहाँ का जो शासक था वह बल्लाल देव था। यही से क्वेश्चन उठाए जाते हैं खासतौर से टीजीटी पीजीटी या पीसीएस जैसी या आरओ के परीक्षाओं में कि यहाँ का शासक कौन था। तो होयसल का जो शासक था वह बल्लाल देव था और इसकी राजधानी जो थी वह हलेबीड थी या जो कर्नाटक में स्थित थी। तो होयसल यानी कि बल्लाल देव भी आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करता हुआ अपने को असहाय महसूस करता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजित होकर के अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो राज्य था पांड, इसे मदुरा भी कहा जाता था और ये 1311 ईस्वी में पांड या मदुरा विजय अभियान उसने प्रारंभ किया। यहाँ विवाद ये था कि यहाँ पर दो भाइयों सुंदर पांड तथा वीर पांड में राज सिंहासन को लेकर के संघर्ष चल रहा था और अंत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा अलाउद्दीन के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करते हुए तो ये पांड या मदुरा विजय 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। इन दोनों भाइयों यानी सुंदर पांड तथा वीर पांड के विवाद को समाप्त करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पांड राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला दिया जाता है। अब आगे चल करके चूँकि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में काफ़ी दूर तक अलाउद्दीन की सेना अलाउद्दीन पहुँच जाता है और अब एक बार फिर से तब तक स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी होती हैं। चूँकि देवगिरी 1307 से 8 ईस्वी के समय पराजित होकर के इसे कर देना स्वीकार किया था, लेकिन 1312 ईस्वी तक जाते जाते अब एक बार फिर से शंकर देव तथा रामचंद्र देव अब 1312 ईस्वी में जस्ट रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है। जो ही रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है उसका पुत्र शंकर देव शासक बनता है, सुल्तान बनता है और यह चूँकि हठी किस्म का था, काफ़ी गंभीर था, अलाउद्दीन खिलजी को एकदम नहीं पसंद करता था। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी कहीं इसी बीच उत्तर भारतीय राज्यों के अभियानों में बिजी था, अपने साम्राज्य में बिजी था। इसीलिए बहाना देख करके रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शंकर देव जो सुल्तान बनता है, जो शासक बनता है, वह अलाउद्दीन खिलजी को कर देना और राजस्व देना बंद कर देता है। और यह खबर जो ही अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचती है वह एक बार फिर से सेना को आदेश देता है कि देवगिरी की विजय करने के लिए। और लास्ट में एक बार फिर से सेना देवगिरी यानी
12 ईस्वी में उसी देवगिरी पर एक बार फिर से अभियान करती है और अब यहाँ के शासक शंकर देव से उसके मुकाबला होता है और शंकर देव अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता स्वीकार करने में संकोच करता है और सेनाओं के द्वारा फिर मलिक काफूर ने उसका मुकाबला किया और युद्ध भूमि में शंकर देव की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार ये उत्तर भारतीय राज्य और दक्षिण भारतीय राज्यों में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, द्वार समुद्र तथा देवगिरी की एक बार पुनः विजय प्राप्त होती है अलाउद्दीन खिलजी को। और देवगिरी जो बहुत ही धन संपन्न राज था वह भी कहीं न कहीं विनष्ट हो जाता है, उसकी भी वैभव धन संपदा सब क्षीण हो जाती है। तो इस पर अब हम लोग देखेंगे कि आगे चल कर के इन्हीं विजयों को करते हुए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने उदर रोग से पीड़ित हुआ। काफ़ी रोगों से वह उसकी शरीर पूरी तरह से छीड़ हो गई और अंत में 1316 ईस्वी में रोग पीड़ा यानी उदर पीड़ा से ग्रसित होकर के अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे कि उसके समय में साहित्य की क्या स्थिति। तो अलाउद्दीन साहित्य का बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में कई विद्वान रहते थे, कई विद्व पुरुष रहते थे, कई ग्रंथों के रचनाकार रहते थे। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक हैं अमीर हसन दहलवी। इन्हें भारत का सादी कहा जाता है और क्वेश्चन इसी रूप में बहुत पूछा जाता है कि भारत का सादी किस विद्वान को, किस इतिहासकार को कहा जाता है और वह किस शासक के शासनकाल से जुड़े हुए थे। तो अमीर हसन दहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। और दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान थे वे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हैं, चाहे वह नूह सिपेहर हो, चाहे वह तुगलकनामा हो, चाहे वह नूह सिपेहर, चाहे वह आशिकी हो, चाहे खजाने उल फतूह हो। तो इस प्रकार अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हैं, कई रचनाएं हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। अमीर खुसरो ये कई सुल्तानों को कार्यकाल देखे हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तथा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कई सुल्तानों लगभग 6 से 7 सुल्तानों के कार्यकाल को उन्होंने देखा है और कई सुल्तानों के जीवनों पर आधारित, उनके व्यवस्थाओं पर आधारित उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें तुगलकनामा है, आशिकी है, नूह सिपेहर है, खजाने उल फतूह है। इस प्रकार उनकी कई रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ये अलाउद्दीन खिलजी के बड़े ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हुआ करते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा जो निर्माण किया गया, ये 2-4 क्वेश्चन छूटा हुआ था इसके कार्यों से। तो इसमें था अलाई दुर्ग या अलाई दरवाज़ा, जिसे कुश्क एक सीरी कहा जाता था, तथा इसका जो महत्वपूर्ण एक निर्माण कार्य था दिल्ली में, उसे 1000 सितून, ये कहा जाता है कि 1000 खम्भों पर निर्मित हुआ था, इसलिए इसे 1000 सितून महल भी कहा जाता है। तथा जमैयत खाना मस्जिद जो दिल्ली में इसने निर्माण कराया था, जमैयत खाना मस्जिद 1000 सितून तथा अलाई दुर्ग या अलाई दुर्ग तथा कुश्क ए सीरी यानी कि सीरी के किला तथा हौज ए खास, जो एक तालाब हुआ करता था जो जिसका नाम था हौज ए खास, यानी हौज ए खास नाम से एक तालाब तथा एक सीरी नगर का इसने निर्माण करवाया था। तो इस पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार, उसके द्वारा किए गए उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय राज्यों के विजय अभियान को बताया। चूँकि कंपटीशन में अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके द्वारा किए गए उत्तर भारतीय राज्यों, चाहे वह गुजरात हो, रणथंभौर हो, चित्तौड़ हो, मालवा हो, जालौर हो, चाहे वह देवगिरी हो, तेलंगाना हो, होयसल हो, द्वार समुद्र हो, इन सभी, चाहे वो पांड्य हो, इन सभी राज्यों की विजय से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। यहाँ के शासक कौन थे और कैसे पराजित किया गया था। तो इस प्रकार अब इस वीडियो के साथ अलाउद्दीन खिलजी की जो उसकी नीतियाँ थी, उसकी जो व्यवस्थाएं थी तथा उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्य विस्तार था, ये सब समाप्त होता है। और अगली वीडियो में अब हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे वह मुबारक शाह खिलजी हो, तथा इसके आगे अगले वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे इस प्रयास के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें, देखें, और जो जितना ही आप देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।